नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को दैनिक साथी की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी व शुभकारी हो। जी हाँ, नव वर्ष 2023 का नए संकल्पों के साथ आगाज हो रहा है और ऐसे में वर्ष 2022 का आकलन करना भी जरूरी है कि आखिर रेवाड़ी को इस वर्ष में क्या मिला और ऐसा क्या हुआ जिसको हम याद करना नहीं चाहेंगे। जी हाँ, और हम आपको दिखाते हैं कि वर्ष 2022 का फ्लैशबैक। वर्ष 2022 में कुछ ऐसी उपलब्धियां रही जो कि रेवाड़ी का नाम भारतीय मानचित्र पर पहुंचा। जी हाँ, फ्लैशबैक में सबसे पहले बात करेंगे उपलब्धियों को लेकर और इन उपलब्धियों में सबसे पहला नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अर्थात एम्स। जी हाँ, तमाम उतार चढ़ाव के बीच आखिरकार एम्स निर्माण की ओर एक कदम 2022 में और बढ़ गए। एम्स के लिए जमीन केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के नाम आखिरकार हो गई। ऐसे में वर्ष 2023 में माजरा एम्स के शिलान्यास की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की जा सकती है। तो अब खबर पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 675 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 की। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 90% से अधिक पूरा हो चुका है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग रेवाड़ी में रियल एस्टेट के लिए वरदान साबित होगा और यूं कहें तो आने वाले कुछ सालों में रेवाड़ी गुरुग्राम को भी पछाड़ता नजर आएगा। और अगली खबर में हम बात करेंगे कि आखिर राजनीतिक दृष्टि से रेवाड़ी कितना मजबूत हुआ। जी हाँ, रेवाड़ी के गांव मोतला कला निवासी पूर्व सांसद सुधा यादव को देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के संसदीय बोर्ड में शामिल करना एक बेहद बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा। पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नड्डा जी का और अमित भाई का, जिन्होंने मुझे एक ऐसी जिम्मेवारी दी है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा। हरियाणा के लिए कैसे देखते हैं, जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं हरियाणा में चुनाव भी होना है, किस तरह से देखते हैं और एक ओबीसी लीडर को, वीरांगना को किस तरह से मतलब एक कहीं ना कहीं समेटा है बीजेपी ने, कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे समय समय पर जिम्मेवारियां अनेक दी हैं, अलग अलग जिम्मेवारियां मुझे दी हैं। उन्हीं के निमित्त मैं देखती हूँ कि आज फिर एक जिम्मेवारी मिली है जिसका निर्वहन मैं पूरी ताकत के साथ में करूँगी। हरियाणा की राजनीति में किस तरह से लाभ मिलेगा लोगों को आपके राष्ट्रीय स्तर पर जाने का? इस तरह से संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे और संगठन में अब काम भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं कि बूथ से भी नीचे पन्ना प्रमुख तक का काम जा रहा है। उसे और मजबूत करके आने वाले समय में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इस दिशा में प्रयास करेंगे। तो वहीं पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव को कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भी रेवाड़ी का राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता कदम ही कहा जाएगा। जी हाँ, और इसके अलावा 2 साल की तेजी से हुए पंचायत चुनाव भी काफी सुर्खियों में रहे। वहीं जिला प्रमुख चुनाव में जिस तरह से एक तरफा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का वर्चस्व रहा, राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा का विषय बना रहा। और आगे अगर राजनीति की ही बात कर ले तो एक जयचंद का मसला भी दक्षिण हरियाणा की राजनीति में छाया रहा। जी हाँ, जैसे ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में हार का कारण जयचंदों को बताया, तो वहीं पूर्व रणधीर सिंह का कापड़ेवास से लेकर तमाम पुराने भाजपाई राव को घेरने में जुटे रहे। और आगे अगर राजनीति पे ही बात करें तो बावल नगर पालिका चुनाव में भाजपा के चेयरमैन प्रत्याशी की हार भी बावल से लेकर चंडीगढ़ तक गूंजती रही, क्योंकि प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के कस्बे बावल से
करारी हार पर भाजपा को जवाब देते नहीं बन रहा था। तो वहीं रेवाड़ी शहर धार्मिक दृष्टि से भी काफी चर्चाओं में रहा। जी हां, पहली बार कथावाचक जा किशोरी रेवाड़ी पहुंची और सेक्टर 3 में आयोजित कार्यक्रम में जमकर श्रद्धालु उमड़े और कथाओं में सकारात्मक से लेकर नकारात्मक मसलों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी। और अब आगे हम बात करते हैं लिंगानुपात की। जी हां, लिंगानुपात को लेकर एक बार फिर से रेवाड़ी देश भर में शर्मसार हुई। हरियाणा ही नहीं, देश भर में निम्नतम जिलों की श्रेणियों में रेवाड़ी एक बार फिर से शुमार हो गया। हालांकि अब रेवाड़ी की बेटी मान्या के माध्यम से डीसी अशोक कुमार गर्ग के नेतृत्व में इस दाग को धोने के लिए पूरा प्रशासन रेवाड़ी में जुटा हुआ है। और अब अंत में फ्लैशबैक में हमने तमाम उपलब्धियों और खामियों पर चर्चा की, लेकिन एक अच्छा देश, एक अच्छा जिला, एक अच्छा शहर बनाने के लिए सभी नागरिकों को अपना कर्तव्य समझना होगा। और ऐसे में नव वर्ष 2023 में हम सभी को संकल्प लेने की जरूरत है कि हम अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर पहल करेंगे, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण संभव है। और इसके लिए किसी एक व्यक्ति, एक अथॉरिटी की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें सभी का सामूहिक प्रयास जरूरी है। और इसी उम्मीद के साथ हम आपको एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई देते हैं।